हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रितेश, निर्भय, रजन, रचित, मनी, अक्षांश, गोपाल, स्नेहा, सलिल, ओम, प्रताप, मोहम्मद करम, प्रतीक, पाखी, सूरज, नुवेद, अजीत, देवेन, श्रेया, एजेंट फोर्ड, आयान, शुभरदीप, दीक्षित, थौर, सावा, ऋत्विक, सिद्धांत, आनंद, देवांश, स्वाति, सुंदरम, आकाश, रंजन। बहुत तेजी से जा रहे हो भाई तुम लोग। शिवम, ज्योति, मोहिल, देव, सुमित, आदित्य, राकेश, शुभम, लल्लू, हर्ष, आदिल, डेविड, अभय, सावन, कृष्णा, अमन, ज्योतिष, विजित, शिवम, आरती, तुहीन, सलित, मुकेश, अमन, मुकुल, साक्षी, अंकिता, दिया, अंश, आदित्य, अनुराग, अनमोल, एलन मस्क, ज्योति, ज्योतिष, बहुत सारा। अब पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे। सबको गुड मॉर्निंग है, जय श्री राम। सबके दिन अच्छे रहें, मस्त रहो। मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से जा रहा है, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सबको गुड मॉर्निंग है। हाँ भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने राम राम बच्चों, राम राम, गुड मॉर्निंग। कल्पना, ठीक है कल्पना, क्यूरियस मनोज, आयुषी, स्वयं, गुड मॉर्निंग कलश, कैस्पर, दीपांशु, नमस्कार नमस्कार। ठंड बहुत बहुत ठंड है आज, मतलब बगल वाली बिल्डिंग दिख नहीं रही थी, मेरे घर के बगल वाली बिल्डिंग, बंगलो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी ठंड है। दिन बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, सुधांशु गुप्ता जी, ठीक है। हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एंगल बिटवीन, एट द इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, हमने एंगल देख लिया था। टेंजेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हमने सीख ली थी। ठीक है, ठीक है रजत, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम। खुश रहो बेटा। एक आखिरी कंसेप्ट बचा है टेंजेंट नॉर्मल में, उसे हम खत्म करते हैं। और जैसा कि डिमांड आई थी कि भाई जेई एडवांस में सर नहीं है, भले ही रेट मेजर, लेकिन जेई मेंस में तो है, तो रेट मेजर पढ़ाइएगा। ठीक है, तेरी एब्सेंट नहीं लगी साहिल। तो रेट मेजर भी देखेंगे। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे। तो शुरू कर रहे हैं। कुछ कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बाकी रह गया है टेंजेंट नॉर्मल में, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, हाँ। अब ये क्या होता है, कैसे बनता है, क्या करते हैं इसमें, वो सब समझते हैं। तो मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, लाइक क्या, इतना ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। मान लो ये कर्व जा रहा है कोई, और इसके किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। ये टेंजेंट यहाँ पे कट कर रही है। सपोज यहाँ पे वाई एक्सिस से मान सकते हैं, लेकिन ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर नॉर्मल डल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई बोल दिया है। एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन y इक्वल टू एफ एक्स, एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो ये जो हाइट होगी, दिस हाइट
दिस हाइट इज y। अगर हमने इसे x, y बोला है, दिस हाइट इज y। ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट को P बोल देता हूं, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया, इसको S बोल दिया। ठीक है। तो कोई लेट नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है बच्चों? कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट रो होती है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो पी क्यू लेंथ जो है, पी क्यू जो है, पी टू क्यू, मतलब किसी भी कर्व की कोई भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगी, वो सेगमेंट जो कट होगा टेंजेंट पे पी कॉन्टेक्ट पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच की जो लेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है। सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल इससे डाला है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट से जो नॉर्मल डाली गई है वो एक्स को यहां पे कट कर रही है, तो पी आर इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का मतलब होता है टेंजेंट का प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन समझाता हूं मैं। मान लो हमने एक बल्ब ले लिया है, मैंने बल्ब लगा दिया और ये लाइट जल रही है। ठीक है। ये बल्ब लगा दिया, लाइट जल रही है, तो इसकी जो शेडो बनेगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट की जो शेडो बन रही होगी वो क्या होगी? क्यू एस। सो दिस इज नथिंग बट क्यू एस। ठीक है। किसी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट का प्रोजेक्शन मतलब उसकी शेडो ऑन एक्स एक्सिस मींस क्यू एस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है। वाई एक्सिस से क्यों नहीं लेते? ये जिसने बनाई है उससे जब मैं किसी ना किसी दिन जीवन से जाऊंगा तो ऊपर जाके पूछूंगा तूने वाई एक्सिस पे क्यों नहीं ली। ठीक है। अभी तो मैं डेफिनेशन अप्रोच कर सकता हूं कि जो डेफिनेशन बनाई जा चुकी है वो क्या है, वो समझा सकता हूं। ठीक है। देन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब आप समझ गए होंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। तो नॉर्मल का प्रोजेक्शन इट इज एस आर। ठीक है। दिस विल बी एस आर। तो ये लेंथ हम, अब देखो कोई भी कर्व होगा उसमें एक वेरिएबल पॉइंट एक्स कॉमा वाई तो हम मान सकते हैं। ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स हम किसी भी कर्व का निकाल सकते हैं, मे बी इट मे बी फंक्शन और नॉट अ फंक्शन, हम किसी का भी डी वाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आती है वो बेसिकली y और y डैश के टर्म में आती है। ऐसा नहीं बोलिए, मतलब अब नहीं बोलूं चाहे बोलूं, जिंदगी सत्य से भरी होनी चाहिए। ठीक है। लैग हो रहा है। ठीक है। तो फिलहाल ठीक है, नहीं बोलूंगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पी क्यू निकालते हैं। कैसे निकालें बच्चों? अगर ये टेंजेंट है और ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा। अब अगर मैं कहूंगा टेन थीटा तो यही टेन थीटा क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स होगा।
क्योंकि टेन थीटा क्या होगा, स्लोप होगा। किसका स्लोप होगा, टेंजेंट का, इस लाइन का। ये लाइन कौन सी है, टेंजेंट, तो बेसिकली टेंजेंट का स्लोप होगा, और टेंजेंट का स्लोप ही क्या होता है, dy बाय dx। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ एओडी का बता दीजिए, जो पढ़ा रहा हूं सब इंपोर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अब इसमें भी छांट के नहीं बता सकता कि कौन सा ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो है वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ और बुक में मिल जाए वो सिलेबस में नहीं होगा, जो सिलेबस में है जो इंपोर्टेंट है बस वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ठीक है अक्षय, dy बाय dx। अब सुनिएगा, तो आपको याद रखना है कि dy बाय dx या y डैश क्या है, टेन थीटा है। टेन थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर मैंने थीटा ये लिया है तो तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास थीटा है, और हम हाइपोटेनियस निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले हम देख रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल ले लो PQS, ट्राइंगल PQS। मैंने लगाया टेन थीटा, नहीं साइन थीटा, आई विल बी टेक फर्स्टली साइन थीटा, ठीक है। हमने लिया भाई साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा भाई, साइन थीटा होगा y बाय PQ। तो PQ कितना हो गया, y बाय साइन थीटा। साइन थीटा को ले गए ऊपर न्यूमरेटर में, तो PQ इक्वल टू हो जाएगा y कोसेक थीटा। कोसेक को लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब क्यों कर रहा हूं, मुझे टेन थीटा तक पहुंचना है, जिससे टेन थीटा को मैं y डैश लिख पाऊंगा, ठीक है। देन PQ इक्वल टू y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा क्या है, y डैश, सो इट इज y डैश होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो PQ इक्वल टू होता है y बाय y डैश अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर, ठीक है। और इसमें मॉड लगा दिया जाता है क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, प्रोसीजर याद नहीं रखना, आप फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अगर टेंजेंट y इक्वल टू के फॉर्म के हो तो फिर तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इंफिनिटी होगी। अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इंफिनिटी होगी, बिल्कुल सही है, होगी। डेरिवेशन याद नहीं रखना है, डेरिवेशन तो अभी डायग्राम बना लो और मेरे साथ बनाते चलो, मतलब मैं सब नहीं बताऊंगा, मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना बता रहा हूं। लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल तुम निकालो। कैसे निकालोगे, तरीका मैंने बता दिया, प्रोसीजर बहुत आसान है, ठीक है। आपने ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल लिया बच्चों हमने, और इसमें ये y था, हमने साइन थीटा लगा के निकाल लिया, ठीक है। अब अगर आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी होगी तो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो हम इस ट्राइंगल को लेंगे, इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा y अपॉन पी आर। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक कॉस थीटा, वो डिवाइड में चला जाएगा, साइन थीटा की जगह आएगा 1 बाय कॉस, y बाय कॉस, कॉस को लिख लेंगे सेक, सेक को अंडर रूट, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर। इस तरह से आगे बढ़े, तो आप लोगों को करना है अब, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे फिर मैं बता दूंगा, मैं 5 मिनट रुक रहा हूं। आप लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालें, सब टेंजेंट की लेंथ निकालें थ्रू दिस ट्राइंगल, और सब नॉर्मल की लेंथ निकालें थ्रू दिस ट्राइंगल, और फिर मुझे बताएं कि आपने कर लिया है। अगर तीनों आप लेंथ निकाल लें तो फिर मैं एक बार बता दूंगा, तो देख लीजिएगा। सारे रिजल्ट लिख दीजिए, रिजल्ट मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग खुद बना लीजिए और फिर अपन बात कर लेंगे, ठीक है। डेरिवेशन करो, खुद से करो, जिससे 1-2 क्वेश्चन, ये चीज आज काम नहीं आएगी, ठीक है, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। एक्स और वाई पॉइंट गिवन होंगे, नहीं गिवन होंगे तो इसी फॉर्मेट में आंसर देना होगा, ठीक है। आज आपको दोनों डीपीपी मिल जाएंगी, आज अपना टेंशन होगा खत्म हो रहा है,
टेंजेंट नॉर्मल की दोनों डीपीपी आपको मिल जाएंगी, मैंने भेज दिए, शायद आपका लेक्चर खत्म होगा उसके बाद ही मिल जाएगी। बिल्कुल y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ठीक है साधना। हाँ हाँ, एक्स और वाई पॉइंट गिवन होंगे या एक्स और वाई के टर्म में ही पूछेगा फिर। ठीक है ऐश्वर्या, ठीक है निखिल बेटा। निखिल वाई डैश नहीं आएगा, वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश होगा। डन ऑल, ठीक है। हाँ सारे बना लें, सब टेंजेंट सब नॉर्मल भी बना लें, ठीक है। नॉर्मल की लेंथ डन है तो सब टेंजेंट की लेंथ निकालें, सब नॉर्मल की निकालें। डीपीपी में क्वेश्चन ज्यादा कर लीजिए, नहीं क्लास में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। डीपीपी में तो एक फ्लो बनाने के लिए कि कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो आपके पास डीपीपी है, थ्योरी के नोट्स बनाते जाएं जो भी इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जैसे इसमें पूरा डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में केवल इसके चारों के फॉर्मूले लिख लेना, उसे रिवाइज करें, डीपीपी लगाएं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो डीपीपी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं चाहिए, क्लास नोट्स में ज्यादा क्वेश्चन चाहिए। यहां पर जब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब आपको ज्यादा जरूरत है। ठीक है, लेट्स सी, आ गए सारे। नॉर्मल की सेम नहीं आएगी, वाई वाई बाय वाई डैश आ रहा है, इसमें वाई बाय वाई डैश आ रहा है। नॉर्मल की इक्वेशन है वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आएगा, अपॉन में वाई डैश नहीं आएगा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ रही है वाई बाय वाई डैश, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वाई इंटू वाई डैश। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। देखिए तो ये लेंथ थी y, ये था p q r s थीटा, ठीक है। ये पॉइंट था x, y। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट दिस इज पी आर। तो मैंने कहा था ये थीटा, ये 90, इट इज 90 माइनस थीटा। तो हम लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, सो इट इज y बाय पी आर। सो पी आर इक्वल टू y बाय कॉस थीटा, सो इट इज y sec थीटा। तो दिस विल बी पी आर इक्वल टू y अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा। सो पी आर इक्वल टू y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। तो y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। देन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मतलब QS तो फिर से हमने लिया टेन थीटा लिया इस बार, टेन थीटा इक्वल टू हो गया y बाय QS। सो QS इक्वल टू y बाय टेन थीटा। तो टेन थीटा है y डैश, तो QS इक्वल टू आ गया y बाय y डैश। मोड लगा देते हैं, इसे क्वांटिटी पॉजिटिव है। देन ये वाला RS लेंगे, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इट इज 10 90 माइनस थीटा, y बाय एस आर। तो एस आर इक्वल टू y बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा ऊपर जाएगा बन जाएगा टेन थीटा, तो एस आर इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ y इंटू वाई डैश। आंसर है, ठीक, बहुत बढ़िया।
तो वही इसके फॉर्मूले याद कर लें, बस इतना याद करें, बाकी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम बनाते हैं, ये बहुत काम आएगी जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। लास्ट टॉपिक जो होगा कैलकुलस का, वो जब हम पढ़ रहे होंगे तब ये काफी काम आएगी, ठीक है। मॉड नहीं हटा पा रहा हूं, डिफरेंशिएट करते टाइम क्या करूं? मॉड तो हटता है बेटा, जो भी वैल्यू दी होती है, ठीक है, तो डीपीपी लगा। डिफरेंशिएशन की डीपीपी में मैंने कई कुछ मॉड के क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। उसमें है कि जिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिस डिफरेंशिएट करने का जो पॉइंट आपको रखना है, वो पॉइंट पहले रख के देखते हैं कि मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होती है मॉड के अंदर की वैल्यू तो डायरेक्ट मॉड हटा देते हैं, मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मॉड हटाते हैं माइनस साइन के बाद साथ, फिर डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी तो नहीं आते, डिफरेंशियल इक्वेशन में बनते हैं। तो आइए, कुछ एक दो प्रॉब्लम लिए हैं मैंने, ठीक है। हो गया है, ठीक है। आई एम गुड रजत, थैंक यू। समझ गए, ठीक है। आज एनर्जी नहीं दिख रही मुझे। अब कैसे एनर्जी दिखती है, मतलब डांस करता हूँ क्या? करण बाबू, ठंड बहुत है और पढ़ते रहना है। तो जब सर्दियां हो तो सर्दी वाले आदमी बन जाना है, और जब गर्मियां हो तो गर्मी वाले आदमी बन जाना है, ठीक है। टिग्नोमेट्री अटक रहा हूं, टिग्नोमेट्री में अटके रहेगा। अगर तू फॉर्मूला याद नहीं करेगा तो अटके ही रहेगा। मॉड क्यों लगा रहे हो? एक्चुअली ये लेंथ है, हो सकता है y और y की जो वैल्यू रखें हम, ठीक है, वो जो पॉइंट दिया हो जिस पे हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, सो y की वैल्यू निगेटिव दी हो, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निगेटिव नहीं आती। अगर हमें कुछ नहीं दिया है, जैसे ये है, अब इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे सिंपल रेशो मांग रहा है, तो दो लेंथ का रेशो पॉजिटिव ही रहेगा, हमसे कुछ नहीं मांग रहा। लेकिन अगर हमसे पॉइंट डालने को बोलेगा, अगर हमसे बोलेगा कि किसी पॉइंट पे निकालो, तो फिर हम मॉड लगाते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। महाराणा प्रताप जी, जैसा नाम रखा हुआ है ना, वैसे शब्दों का उपयोग भी करना चाहिए, ठीक है। घटिया शब्द अपने क्लास में चलते नहीं है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है सब टेंजेंट के स्क्वायर बाय सब नॉर्मल, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट टू सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। मॉड की जरूरत आपको तब पड़ेगी, मॉड तब लगाइएगा, मॉड तब लगाइए जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि वैल्यू दी हुई है, कोई पॉइंट दिया है, तो मॉड का यूज कीजिएगा। खुश रहो बेटा। नहीं ध्रुव, आप ब्लॉक नहीं हो। हाँ, मारना नहीं, अब खराब नहीं करेगा वो, बिल्कुल खराब नहीं करेगा। ऐश्वर्या, आज डाउट में आज ओपन होगा ग्रुप, तो फिर क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। मतलब यहां पे 100 में से 100% अपना
काम पे ध्यान दे, अपनी मेहनत पे ध्यान दे, ठीक है। गर्दा नहीं उड़ा पा रहा। एस टी सब टेंजेंट, सब टेंजेंट क्या होता है? सब टेंजेंट पहले वैल्यू रख देते हैं, वाई बाय वाई डैश होल स्क्वायर। सब नॉर्मल होता है वाई इंटू वाई डैश। तो यहां पर ये आ गया वाई स्क्वायर बाय वाई इंटू वाई डैश इंटू वाई डैश स्क्वायर, नीचे आ गया, ठीक है। एक वाई से वाई कट जाएगा। तो अब हमें निकालना है वाई बाय वाई डैश होल क्यूब, ठीक है। तो वाई लिखा रहने दो, वाई डैश इसका अलग से निकाल लेते हैं। इसका वाई डैश क्या आएगा? सो 2b वाई डैश 2b वाई वाई डैश, ठीक है। वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू वाई डैश एंड दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर। तो वाई डैश की वैल्यू आ रही है 3x प्लस ए होल स्क्वायर बाय 2by। ये वैल्यू मैंने इसमें पुट की, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर बाय 2by होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 2by होल क्यूब, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया? y इंटू 8b क्यूब वाई क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 3 टू द पावर 3 मतलब 27 और x प्लस ए होल पावर 6। भाई यहां तक आ गए, ठीक है, बिल्कुल यहां तक आ गए। अब देखो जरा, ये y इंटू ये कितना हो गया? y की पावर 4। y की पावर 4 को लिख देता हूं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 27 x प्लस ए होल पावर 6, ठीक है। वाई स्क्वायर कितना था भाई? व्हाट इज वाई स्क्वायर? वाई स्क्वायर की वैल्यू थी x प्लस ए होल क्यूब बाय बी। तो y की पावर 4 करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे रख दें। तो 8b क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए होल पावर 6 बाय बी स्क्वायर होल अपॉन 27 टाइम्स ऑफ x प्लस ए होल पावर 6। ये खत्म, इससे बी स्क्वायर से एक बी खत्म, तो आंसर आ रहा है 8b बाय 27। इट इज कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, 8b बाय 27 आएगा, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। देख ले अच्छे से। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो मॉड की जरूरत तब है, अभी तो मॉड की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉड जब पॉइंट आपको देना तो मॉड लगा लेना, ठीक है। उससे आंसर बदल जाता है। जब आपको पॉइंट देके इस पॉइंट पे सब टेंजेंट निकालो, सब नॉर्मल निकालो, तो फिर मॉड का यूज कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। बना है। नितिन खूब सारे, जिसमें भी आपको समस्या आ रही है, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ने में समझ नहीं आता, टिग्नोमेट्री में किसी को प्रॉब्लम है, जिसमें तुम्हें समस्या है उसको खूब लगाओ। किसी पर्टिकुलर तरीके प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आते, छांट के निकालो उन क्वेश्चनों को जिसमें आपको दिक्कत आती है। पूरी बुक से छांट लो, टिक लगा लो और उनको एक बार पूरी थ्योरी पढ़ के वापस बार बार लगाओ, चीजें अच्छी हो जाएंगी। डिफरेंशिएशन गलत कर दिया था, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, होल स्क्वायर बोलता, अगर ऐसा होता ना तो बोलता रेशियो ऑफ सब टेंजेंट बाय सब नॉर्मल होल स्क्वायर। उसने बोला रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट टू सब नॉर्मल, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह की है। क्वेश्चन तो बन रहा है लेकिन वो फील और एक्साइटमेंट नहीं आ रहा। आएगा आएगा आएगा, आएगा। सर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, ठीक है।
बनाओ बनाओ। प्रीवियस क्वेश्चन अगर तू 2013 से अभी तक लगाएगा तो किसी एक चैप्टर में तेरे को, कुछ चैप्टर छोड़ दें तो एवरेजली तेरे को 80-90 प्रॉब्लम मिलेंगे। तो तू डीपीपी लगा। बात ये नहीं है, बात ये तू सिलेक्शन चाहता है ना। कोई अगर सिलेक्शन चाहता है, बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप बार बार वो चीज क्यों पूछते रहते हो? ठीक है, आपको बता दिया। अगर आप कंफर्म होना चाहते हो ना कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, तो आपको एक बुक करनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट अच्छा करना चाहिए। नहीं सौरभ, आप ब्लॉक नहीं हो। इसमें मॉड लगाना चाहिए बिल्कुल। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वाई बाय, क्योंकि पॉइंट दिया है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के। तो अपन मॉड हटाएंगे, दोनों साइड से मॉड हटता है, किसी भी एक तरफ प्लस माइनस आता है, बट इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। y से y कट गया, y डैश स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया। अब हमें पता है y स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो फिर हम y डैश स्क्वायर को केवल 1 लेंगे। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस 1 आ रही है। तो आपको केवल y डैश निकाल लो इसका। y इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर px प्लस px। डिफरेंशिएट करें, y डैश कितना होगा? p इंटू ई टू द पावर px प्लस p। x की वैल्यू कितनी बोल रहा है? 0। x की वैल्यू 0 डाल दो तो इट इज 2p। बस 2p वैल्यू पुट करें एंड एंजॉय। सो 2p इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 1, तो p की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, अब बेटा सीबीएसई टर्म 2 कब लेगा मुझे क्या पता। मेरी ऐसी कोई अप्रोच नहीं है कि मैं वहां से पता करके तेरे को बता दूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो भाई अभी अपन इतना ही क्वेश्चन रख रहे हैं इसके, सब टेंजेंट सब नॉर्मल के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। हम लोग चलेंगे आज रेट मेजर पे। ट्रिग्नोमेट्रिक एओडी में टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो चैप्टर है उसकी थ्योरी खत्म कर लिया अपन ने। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बढ़िया सही आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं रेट मेजर की। ठीक है, आप लोगों ने कल बोला था नहीं इशू आप भी ब्लॉक नहीं है। ठीक है, इशू भी ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अरे कई चीजों का डायग्राम नहीं निकाले जाती यार। ठीक है, किसी ने कल डिमांड की थी कि सर जेई मेंस में है, जेई एडवांस में रेट मेजर के क्वेश्चन नहीं आते, जेई मेंस में आते हैं। तो ठीक है, अपन देखते हैं। ठीक है, ओके। तो रेट मेजर में कोई कोई इस तरह की ट्रिक या फॉर्मूला नहीं है, एक कंसेप्ट है, एक लॉजिक है, वो मैं बता रहा हूं और क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, नहीं भाई हर्ष भी आप ब्लॉक नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग अपना नाम बुलवाने के लिए ही ये पूछते रहते हैं कि सर एम आई ब्लॉक, फिर मैं कहूं कि नहीं बेटा आपका नाम बोलूं और फिर मैं कहूं कि नहीं आप ब्लॉक नहीं हो। लाइन से लोग अब ये लिख रहे हैं कि मैं ब्लॉक हूं। ठीक है, उसकी बजाय कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अगर तुझे डाउट हो, नहीं है तो चुपचाप बैठ के तमाशा देखो। ठीक है, चुपचाप बैठ के कंसेप्ट को समझो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके काम की बात चल रही है। रेट मेजर में क्या है, सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में हम किसी भी वैल्यू को जो बोलेगा उसका मेजरमेंट निकालना है, रेट मेजर निकालना है उसका। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री रिलेटेड जो शेप थे उनका एरिया, वॉल्यूम, वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे, सब लोग ध्यान से सुने। पहला, सबसे पहला सर्कल, तो सर्कल का सरकमफेरेंस
इट इज 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, या हीरोन्स फॉर्मूला था रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं लाइन से बताते जा रहा हूं, एक बार रिवाइज करा रहा हूं बस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इट इज रूट 3 बाय 4 साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। देन ये ट्राइंगल हो गया। देन पैरेललोग्राम पे आ जाते हैं, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर वो स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर, उसकी पेरीमीटर होगी 4a। रेक्टेंगल की लेंथ प्लस साइड का ट्वाइस इस पैरामीटर, एंड लेंथ इंटू साइड दैट इज एरिया। और रोम्बस अगर है तो हाफ d1 इंटू d2 डायगोनल का प्रोडक्ट। और इससे जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो जेई मेंस के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। देन इसके बाद आता है पैरेललोग्राम हो गया। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। नहीं, सब फॉर्मूले लिख दो, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सब गूगल पे मैप, आप ज्योमेट्री फार्मूला गूगल पे मैप वो कर लेंगे, पीडीएफ फाइल मिल जाती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म वगैरह नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं 2D 2 डायमेंशन के सारे हो गए। ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, ये सब 2 डायमेंशन थे। 3 डायमेंशन में सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ऊपर से एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देन उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इट इज पाई आर स्क्वायर एच। देन कोन, कोन का पैरामीटर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इट इज पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया इट इज पाई आर एल बाय प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देन सेमी पेरीमीटर, ओ सॉरी सेमी हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और बेस में पाई आर स्क्वायर, सो इट इज 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमीस्फीयर का, सो इट इज 1 बाय वॉल्यूम होता था क्या 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका 2/3 पाई आर क्यू होगा, ठीक है। हाँ 9-10 में पढ़ा था तुमने, तो 11-12 में जो पढ़ा है उसमें भी हमें समस्या आती है, इसलिए कई लोगों को 9-10 में भी समस्या हो सकती है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं, हाँ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज वॉल्यूम एंड ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। फ्रस्टम वगैरह का यूज नहीं होता, फ्रस्टम का कोई यूज नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती आप अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट मत करो बच्चों, काम की बात करें और उसी पे रहें। रेट मेजर में होता क्या है, रेट मेजर में, अब लॉजिक सुनो, ये तो हुए फॉर्मूले, ठीक है। हाँ कोन का बता दिया, कर्व सर्फेस एरिया पाई आर एल, वेयर एल इज स्लांट हाइट, एल इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाँ देन प्रॉब्लम के लिए एक सिंगल लॉजिक है, वो ध्यान से सुनना। आपको एक वैल्यू निकालने को देगा और एक का रेट मेजर देगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको कोई वैल्यू निकालने का देगा और उसके साथ किसी और वैल्यू का रेट मेजर देगा, या कई बार आपको एक वैल्यू का रेट मेजर देगा और दूसरी वैल्यू निकालने को देगा। तो जब तक उन दोनों के बीच में रिलेशन आपको ना पता हो तब तक डिफरेंशिएट टी के टर्म में नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपको बोला गया कि कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल का रेडियस लगातार बढ़ रहा है, तो सर्कल की रेडियस का रेट मेजर दे दिया, dr/dt दिया हुआ है और आपसे dA/dt पूछ रहा है, ठीक है।
आपसे dr बाई डी टी दिया हुआ है और da बाई डी टी पूछ रहा है, तो a और r में रिलेशन, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट da बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr बाई डी टी। तो अगर आपको dr बाई डी टी दिया है, r दिया है, तो आप da बाई डी टी निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा केस, जैसे कोन है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या करेगा, वो वाटर वगैरह वाले केस आते हैं कि पानी जो है, वाटर इज पावरिंग ऑन सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, तो dh बाई डी टी पूछेगा कि उसकी पानी की हाइट किस हिसाब से बढ़ रही है। अगर dv बाई डी टी दिया हुआ है, मतलब जो पानी उसमें डल रहा है, ठीक है, उसके रेट मेजर दिया हुआ है, मतलब जिस वॉल्यूम से वो डाला जा रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है विथ रेट मेजर में, वॉल्यूम का रेट मेजर दिया हुआ है और आपसे dh बाई डी टी पूछ रहा है। अब आप जानते हो कि सिलेंडर में वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर के बारे में कुछ नहीं दिया है, आर की वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहां पर आर फिक्स रहेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सिलेंडर में पानी, उसकी रेडियस चेंज नहीं हो रही होगी, केवल हाइट चेंज हो रही होगी। तो dh बाई डी टी आपसे पूछेगा, dv बाई डी टी गिवन होगा, तो वॉल्यूम का t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो r कांस्टेंट होगा, r का डेरिवेटिव नहीं होगा। लेकिन कोन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नहीं, ध्यान से सुन लो जो बोल रहा हूं। ठीक है, अगर कोन के बारे में बात करें तो कोन में ऐसा नहीं होगा। कोन में क्या हो रहा होगा, अगर उसे इन्वर्टेड कोन लेके उसमें पानी अगर डालेगा, तो जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ रही होगी, वैसे वैसे उसकी रेडियस भी बढ़ रही होगी। तो आपको अब अगर dh बाई डी टी पूछता है और dv बाई डी टी दिया है, तो गड़बड़ है। इसमें r को भी वेरी कर रहा हो, r भी वेरी कर रही है और h भी वेरी कर रही है। तो कैसे करेंगे, तो dr बाई डी टी, dh बाई डी टी दोनों का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे प्रोडक्ट रूल से। हम पहले r को h में कन्वर्ट करेंगे। हम पहले कोई रिलेशन दिया होगा, उससे r को h में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि dv v और h के बीच में रिलेशन आ जाए, देन डिफरेंशिएट। तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन लगाना है, उससे पहले यह देख लेना है कि किसके बीच में रिलेशन चाहिए। जो दिया हुआ है और जो फाइंड करना है, उनके बीच में रिलेशन आएगा, तब जाके अपन आंसर लाएंगे। ठीक है, चलिए, मैंने अपनी तरफ से जो समझा सकता था मैंने समझा दिया है। बाकी तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ज्यादा समझाता है। If the side of an equilateral triangle increase at the rate of √3 centimeter per second and the area increase at the rate of 12 centimeter, then the side of the equilateral triangle. रेट मेजर किसका दिया है, एरिया का दिया है और साइड का दिया है। तो साइड और एरिया के बीच में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बीच में रिलेशन निकाल लें। एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट, बढ़िया, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, जो फाइंड करना है और जो दिया है उनके बीच में रिलेशन चाहिए। फाइंड क्या करना है, साइड, और दिया क्या है, डी ए बाई डी टी भी दिया है और डी ए कैपिटल ए बाई डी टी भी दिया है। तो उनके बीच में रिलेशन निकाल लिया। नाउ डिफरेंशिएट एंड वैल्यू फाइंड करें। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है साधना, ठीक है आर्यन। डिफरेंशिएट कर बेटा। हिमांशु, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल का, तू खुद डिफरेंशिएट करके देख कैसे आया था। अभी तक उसी पर अटका है कि 2p कैसे आया था। e टू द पावर px दिया हुआ था, y दिया था e की पावर px प्लस px। डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर px का हो जाएगा p इंटू e की पावर px, अगर तूने चेन रूल सीखा है तो, और px का भी हो जाएगा p। जब x की जगह 0 डालेंगे तो 2p आएगा। बहुत बढ़िया। डी ए बाई डी टी इक्वल टू √3/4 2a इंटू डी ए बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेट मेथड दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है 12, ये है ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/2 इंटू ए, और डी ए बाई डी टी दिया है √3। तो बच्चों ये हो जाएगा 3, तो 3 4 तो a इक्वल टू आ रहा है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पर सेकंड में चल रहा है,
आंसर 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। बनाए। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट चेंज, मतलब dy बाई डी टी चेंज 8 टाइम्स एज फास्ट एज, मीन्स dy बाई डी टी इज इक्वल टू है 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी। कोई बात नहीं अनुराग, आगे बढ़े। dy बाई डी टी जो है वो 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी दिया है, पॉइंट निकालें। इसका वेटेज क्या है, इस पे एक हाथ क्वेश्चन आ जाता है जेई मेंस में, ठीक है। अब रिक्वेस्ट की गई थी तो मैं 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूं इसके, और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे मोनोटोनोसिटी, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। फोर कॉमा 11, अच्छा ठीक है, देखते हैं। आ रहा है भाई समझ में, सभी को क्लियर होगा, ठीक है। देख लें, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया है बिल्कुल, बहुत अच्छे। अरे आ रही है यार आवाज, कैसे नहीं आ रही, तेरे पास ही नहीं आ रही होगी। बहुत बढ़िया, यस सर, बहुत बढ़िया। क्लास कब शुरू हुई, बस जब तूने देखा तभी शुरू हुई, क्या है, जब तू आ जाए तभी है सवेरा। क्लास कब शुरू हुई बताओ, इसको टाइम टेबल अलग से भेजना चाहिए। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। बनाओ, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, अप्रोक्सीमेशन। कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए माइक ऑफ है, अभी माइक ऑफ नहीं है वो, मैं आंसर लिख रहा था इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया था उस समय।
हाँ प्रताप, आपकी चैट विजिबल है। अच्छा ओके, ठीक है कृष्णकांत, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। एओडी में ये तो अभी टेंजेंट नॉर्मल के बीच में ले लिया अपन ने, टेंजेंट नॉर्मल के बाद एओडी में भी दो कंसेप्ट और बाकी रह गए हैं, बड़े कंसेप्ट। मतलब अपन अपन कह सकते हैं 3 चैप्टर हैं। एक टेंजेंट नॉर्मल था तो खत्म हो गया, ये रेट मेजर अपन ने बीच में ले लिया है। इसके बाद 1/9 पाई, 1/16 पाई देखते हैं, देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, नया चैप्टर। और वो जब खत्म होगा उसके बाद आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन विल एंड ऑफ द एओडी। ठीक है, अभी टाइम लगेगा करीबन 4 लेक्चर और चाहिए, 4 लेक्चर, 3 to 4 लेक्चर और लगेंगे, तब एओडी खत्म होगा, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे आएंगे। ठीक है, 1/9 पाई आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। वाटर इज बीइंग pouring onto a cylindrical vessel at the rate of 1 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट मतलब dV/dt दिया हुआ है, dV/dt हमें दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब पर मिनट। इफ द वेसल हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस r दे दी गई है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें पानी डाला जा रहा है और उससे पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं पानी का लेवल है h, रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी है 3 मीटर। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग इन द वेसल। ठीक है, तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसका, पानी का वॉल्यूम बोल रहे हैं, पानी का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से एक हिसाब से होगा, इट इज पाई r स्क्वायर h। ये हमने पानी का वॉल्यूम ले लिया जो भी इसमें आएगा। ठीक है, उसकी हाइट होगी h, उसकी रेडियस होगी 3, देन क्योंकि r तो कांस्टेंट है पहले ही रख दो, सो दिस इज 9 पाई इंटू h। सो dV/dt इक्वल टू 9 पाई dH/dt। dV/dt 1 दिया है, 9 पाई dH/dt। So dH/dt is nothing but what is dH/dt? It is 1/9 pi मीटर पर मिनट। आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। बनाए, एन इन्वर्टेड कोन हैज द डेप्थ, एक उल्टा कोन रखा है, उसकी डेप्थ और हाइट दी हुई है। एक उल्टा कोन रखा है, उसकी हाइट और डेप्थ, ये डेप्थ मतलब ये दी हुई है 10, दिस इज 10 एंड 10 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है वाटर इज पॉर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ, इसमें पानी डाला जा रहा है, पानी का जो वॉल्यूम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज 1.5 मीटर क्यूब पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर राइजिंग इन द कोन। मान लो लेवल, वाटर का लेवल यहां तक पे है, इसकी रेडियस r है और इसकी हाइट h है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h है। अब आप बनाएं। ठीक है, सब फॉर्मूले भूल गए हैं? कोई भी बुक उठा ले एओडी की, उसमें रेट मेजर में खूब सारे फॉर्मूले दिए होंगे, सारे फॉर्मूले याद कर ले।
अब इसमें क्या है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसमें पहले आर की वैल्यू एच के टर्म में निकालो। देखो सिमिलरिटी दिख रही होगी आपको, यू कैन फाइंड ए सिमिलरिटी। ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल दे आर सिमिलर, तो इनकी साइड्स के रेशियो से हम आर की वैल्यू एच के टर्म में निकाल के यहां पे रख देंगे। जब एच और वी में, क्योंकि निकालना क्या है, डी एच बाई डी टी और दिया है डी वी बाई डी टी, तो वी और एच में जब रिलेशन आ जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान से करिएगा। अरे जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो भी रिलेशन आ रहा है आर की वैल्यू फिर इसमें पुट करेंगे, एच के टर्म में वी और एच में रिलेशन आएगा, फिर डीवी बाई डी टी करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आर यहां पे फिक्स नहीं है। अब जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ेगी। सिलेंडर में ऐसा नहीं हो रहा था, पानी का लेवल बढ़ रहा था, रेडियस सेम थी, ठीक है। तो यहां पर सिमिलरिटी लगाएं, सिमिलरिटी लगाते हैं, कितना हो जाएगा 5 बाय आर, 5 बाय आर इक्वल टू 10 बाय एच, तो 5 टू जा, तो आर इक्वल टू आ रहा है एच बाई टू, तो आर की वैल्यू एच बाई टू इसमें रख दें, तो v इज इक्वल टू पाई बाय 3 एच स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। अब देखो v कितना हो जाएगा, इट इज पाई बाय 12 इंटू एच क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट, देखते हैं क्या आ रहा है बच्चों, सबके कुछ कुछ सेम आ रहे हैं, कुछ कुछ अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 4। तो जब ये पानी का लेवल बढ़ रहा होगा तो लगातार बढ़ रहा होगा, उसके हिसाब से चेंजेस आ रहे होंगे। तो ये पूछ रहा है उस समय डी एच बाई डी टी बताओ जब एच की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो वैल्यू रख दें। तो ये दिया हुआ था 1.5, बच्चों ये याद रखना ये सेंटीमीटर में दी है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दी हुई है। हमने भी जो आर की वैल्यू एच के टर्म में निकाली, यहां पर है सेंटीमीटर में निकाला, ऐसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये कितना है भाई, डी बाई डी टी, या तो इसको बदल लो, ठीक है, या तो इसको सेंटीमीटर में बदलो या इसको मीटर में बदलना ज्यादा, इसको मीटर में बदल लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। तो पाई बाय 4, ये सेंटीमीटर में 4, तो ये हो गया 16 बाय डी एच बाई डी टी। हाँ भाई ध्यान से करना, गलती हो जाती है। तो 4 4 जा, ये भी इधर जाएगा कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा, ये उधर पहुंचा, तो 15 डी एच बाई डी टी इक्वल टू होगा 15,000 बाय 4 पाई, ठीक है। अब कैंसिल कर लीजिए जो भी आ रहा होगा, ठीक है। देख लें भाई अच्छे से, दिक्कत यही है, अगर ये मीटर में दिया है, रेडियस दोनों की, ये दोनों सेंटीमीटर में थे, तो जो रेशियो से हमने एच निकाला वो भी सेंटीमीटर में आया, और एच की वैल्यू हमने पुट कर दी, और एच की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 4 बाय 100 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 बाय 10,000 आएगा। तो अब आपको डी एच बाई डी टी क्या मिलेगा, मीटर में मिलेगा, ठीक है। हाँ जो भी कुछ आ रहा हो, 4 से जा रहा है, 4 से आप बना सकते हैं, ठीक है, 4 से कैंसिल कर लें, तो 4 3 जा 12, 7 जा 5 जा और 0, तो डी एच बाई डी टी आ रहा है 3750 बाय पाई, ये आंसर होगा। अब सही है, ठीक है।
एच की वैल्यू 4 ही रखी है बेटा, एच की वैल्यू हमने 4 ही रखी है, लेकिन 4 सेंटीमीटर था, उसे मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। आर इक्वल टू 10/h होगा। कैसे होगा बेटा? 5/r 10/h, 5/r 10/h, 5 1 जा 5 2 जा, r इक्वल टू h/2 जो आ रहा है बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, कोन की डेप्थ वाटर की डेप्थ से ज्यादा है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 है। कैसी बातें कर रहा है, दिमाग खाली हो गया कुछ लोगों का। हाँ मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, एक बंदा कह रहा है कि वाटर की डेप्थ कोन की डेप्थ से कम कैसे हो सकती है, और क्या होगी, बड़ी होगी, पानी ऊपर तक चला जाएगा। मैंने r की वैल्यू h/2 यहां पे रखी बेटा, तो h²/4 हो गया, वो तो 12 हो गया। अब आपको h ही रखना था, तो जो रखा है बिल्कुल सही रखा है। ठीक है, इसकी यूनिट मीटर पर मिनट होगी। ठीक है, h की वैल्यू पहले ही पुट कर देते तो डिफरेंशिएशन होता ही नहीं फिर, क्योंकि वो वेरी करेगा। जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे उस समय वैल्यू दे पाएंगे। क्वेश्चन बनाए, मीटर पर मिनट में होगा आंसर। लैग हो रहा है, ठीक है, रुकते हैं। विल वेट, विल वेट। हाँ भाई, वाटर इज डिपिंग आउट फ्रॉम द कोनिकल फनल एट सेमी वर्टिकल एंगल π/4। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोन है और उसके एंड पॉइंट से पानी गिर रहा है। ठीक है, और उसका सेमी वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल होता है तो सेमी, सेमी मतलब आधा, ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है, सेमी वर्टिकल एंगल π/4 दिया है। ठीक है, और क्या कह रहा है, एट अ यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर क्यूब dV/dt, जिस रेट से वॉल्यूम कम हो रहा है पानी का। ठीक है, सेमी वर्टिकल मींस बच्चों कोन का ये जो एंगल होता है ये वर्टिकल एंगल कहलाता है, तो सेमी मतलब इसका आधा। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल dV/dt दिया है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू अ टिनी होल एट द वर्टेक्स एट द बॉटम व्हेन द स्लांट हाइट, स्लांट हाइट दी है 4। ठीक है, स्लांट हाइट अभी नहीं दी हुई है, वाटर की स्लांट हाइट बोल रहा है। ठीक है, मैं गलत कर देता, वाटर, वाटर लगातार कम हो रहा होगा। ठीक है, ये वाटर की स्लांट हाइट हो गई L, ये हो गया R, ये हो गया H। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ स्लांट हाइट, मतलब हमें dL/dt निकालना है। अब वॉल्यूम जो होता है उसमें L आता ही नहीं है, 1/3 πr²h, इसमें 1/3 πr²h, इसमें R और H, हमें चाहिए dL/dt, वी नीड dL/dt। ठीक है, तो बच्चों हमें पहले, और dV/dt दिया है तो V और L में रिलेशन निकालो, ये V और H में रिलेशन है। ठीक है, तो पहले R की वैल्यू L के टर्म में निकालो। कैसे निकालोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल दिया है, ये L है, इससे H भी L के टर्म में आ जाएगा और R भी L के टर्म में, यहां पर पुट कर देंगे, तो जब V और L में रिलेशन आ जाएगा तब डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल ले, नेगेटिव नेगेटिव ले देना, तू जैसा चाहे वैसा ले देना। ठीक है, हाँ
√2/4 ओके, देखते हैं बेटा। ठीक, वो तो दर्द देता ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको तकलीफ देता ही रहेगा जब तक तुम थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेईमान रहे हो। तुम अपने, हर आदमी अपनी परेशानियां जानता है, हर आदमी अपनी कमजोरियां, अपनी बेवकूफियां भी जानता है। हर इंसान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, रैंक लाने के लिए किसको क्या करना है सबको पता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बट वो रास्ता उसे लगता है कि पता नहीं मेरे से तय होगा या नहीं, इसलिए कोई आसान रास्ता हो तो पूछ ले, ऐसा चलता है। हाँ, 1:30 तक चलेगी भैया क्लास। हाँ, एच को एल में कन्वर्ट करें। वन बाय 2 पाई आ रहा है, देखते हैं बेटा। हाँ, आप इसका साइन नेगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव होगा बिल्कुल, माइनस में बोल सकते हैं। अरे आप आंसर दो, माइनस वगैरह बाद में लगा लेंगे। बढ़िया। स्लांट हाइट दी हुई है, ध्यान से पढ़। 4 सेंटीमीटर स्लांट हाइट। अच्छा, हाइट 2 बार लिख दिया है, हाइट 2 बार लिख दिया है गलती से, टाइपिंग में गलती हुई है, कोई बात। चलिए देखें, सबसे पहले हमने साइन π/4 लगाया, साइन π/4 होगा R/L, तो L हो जाएगा √2R। ठीक है, तो R की वैल्यू आ जाएगी L/√2। ऐसे ही अगर आप cos π/4 लगाएंगे तो वो होगा H/L, तो अगेन L की वैल्यू आ जाएगी H की वैल्यू आ जाएगी L/√2। ठीक है, देन अब वॉल्यूम में रख दें, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर मतलब L²/2 इंटू H इज L/√2। तो ये हो गया, वॉल्यूम आ गया भाई π/6√2 इंटू L³। नाउ डिफरेंशिएट, जैसे ही जो पूछा है और जो गिवन है उनके बीच में रिलेशन आ जाए उसके बाद ही डिफरेंशिएट करते हैं। बस एक ही फंडा है, हमेशा यही लगाइएगा, कभी गलती नहीं होगी। 3L² इंटू dL/dt। L की वैल्यू तब रख देते हैं जब डिफरेंशिएट कर दें, उसी पॉइंट पे पूछ रहा है जब डिफरेंशिएशन अपन से रेट मेजर पूछ रहा है। इसकी वैल्यू दी हुई है 2, ये 3 से 2 कट गया, तो π/2√2 एंड इंटू dL/, अच्छा L की वैल्यू दी हुई है वो भी रख लो, 4 इंटू dL/dt। तो फाइनली व्हाट वी गेट dL/dt इक्वल टू कितना भाई, ये 2 से ये 2 और ये 2 से ये 2, तो इट इज √2/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। √2/π। हाँ, 2√2/8π नहीं होगा, 1 बाय भाई अच्छे से देख लो। अच्छा, ये 16 होगा, ओहो माय मिस्टेक, हाँ मैंने गलती की है। L की वैल्यू 4 है ना, L की वैल्यू 2 नहीं है। हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, आप लोग सही है। यहां पर ये होगा L² है तो ये 16 होगा dL/dt, एकदम ठीक है। तो ये 2 से 8 और 2 से 4, हाँ तो dL/dt आ जाएगा। dL/dt कितना हो जाएगा, इट इज √2/4π।
या 1/2√2। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 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 सही है। 1/2√2 पाई या √2/4 पाई, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हम्म। हाँ, एक बार रिलेशन आया उसके बाद कुछ नहीं बचता, ठीक है। हाँ, मोनोटोनिसिटी आज से स्टार्ट होगा भाई। बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसे और कर लें, उससे बना लें अच्छे से। लास्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चालू करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले या लिखवा कर याद करवा दो, बस यही बचा है अब मेरे पास कि मैं ज्योमेट्री के फॉर्मूले आपको लिखवाऊं और याद कराऊं, है ना। अरे यार, थोड़ा तो मतलब कुछ तो अपनी तरफ से भी करना चाहिए। कोई पहले परेशान था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास लो। अब क्लासें हो रही हैं शायद प्रीवियस ईयर की। अब कोई परेशान है कि सर वो इतनी इतनी घंटे क्लास चल रही हैं। अरे तू मत कर उतने घंटे क्लास, कुछ छूट थोड़ी रहा है। अगर कोई खुद से बना सकता है, खुद से कर सकता है, तो नहीं करे फालतू की चीजें। तेरे लिए फालतू का काम है वो। तेरा टाइम वेस्ट, अगर तुझे लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो मत कर। पहली बार सही हुआ आज की क्लास में, ठीक है ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। सीसी सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। वन बाय 48 पाई, ओके देखते हैं। टेक टीम को बोलिए पूरे दिन नोटिफिकेशन आते रहते हैं, डिस्टर्ब हो जाता हूं। अरे मेरे पास भी आ रहे हैं, मेरे पास भी लगातार आते रहते हैं, बायो के भी आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब वो कर रही होगी टेक टीम, ठीक है। हर चीज में तू भले ही मुझसे बोले, मैं हर चीज के लिए टेक टीम की तरफ नहीं भागता, कर लेगी वो अपने हिसाब से। रिवीजन कब स्टार्ट करना चाहिए जेई मेंस के लिए, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। जेई मेंस का एग्जाम है ना मार्च, अगर मान लो मार्च फर्स्ट वीक में हो तो बस फरवरी 28 या 29, जो फरवरी आ रही है 2022 है ना, 28 दिन का होगा, तो बस 28 फरवरी को ही पढ़ना रिवीजन, है ना। या कुछ लोग एग्जाम के बाद भी रिवीजन कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। मतलब कमाल करते हो यार, मतलब हर चीज पूछ के ही होगी जीवन में। कमाल की बात है। अगर कभी साइकिल खरीदी हो तो साइकिल खरीदते समय पूछा हो किसी से कि सर पहला पेडल पेडल मारे राइट से कि लेफ्ट से, पैंट पहनते समय कि राइट पैर पहले डाले कि लेफ्ट पैर पहले डाले हैं। सब चीजें पूछने की है यार, क्या कर रहा है मतलब जीवन। जीवन ऐसे क्यों क्यों बनाना है जीवन। 1% किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, 1%, ठीक है। तेरी लाइफ तुझे तेरे हिसाब से चलानी है। हाँ, जो चीजें बियॉन्ड है, जो चीजें एक मेच्योरिटी लेवल की है, वो बिल्कुल पूछना चाहिए, और वो पूछनी ही पड़ेगी। तू आ गया यहां पे, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, पढ़ता चल, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी भी बच्चे को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें डाउट आ रहा है, इसमें पूछें, जो सामने चल रहा है उसमें डाउट आ रहा है वो पूछें।
हाँ भाई, बोल रहा है कि सैंड गिर रही है और उससे कोन बन रहा है। ठीक है, ये आर, ये एच। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर डीवी बाई डी टी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म अ कोन on the ground in such a way that the height of cone is 1/6, h already दिया हुआ है 1/6 of radius। ठीक है, of the how fast is the height, dh by dt पूछ रहा है। dh by dt निकालना है तो पहले r की वैल्यू h के टर्म में ले लें। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 r is 6, 36 h स्क्वायर मतलब h क्यू हो जाएगा। इट इज 12, v इक्वल टू 12 पाई h क्यू। नाउ डिफरेंशिएट, तो dv बाई dt इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt। दिस इज 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू h कितना दिया है 4, सो इट इज 16 dh बाई dt। 12 से 12 कट गया भाई, dh बाई dt आ रहा है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। हाँ भैया, रेट मेजर के इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। ठीक है, जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, करके देखना। रेट मेजर के बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, कभी एक आता है कभी नहीं भी आता है, पता होना चाहिए। तो भाई हम यहां तक पहुंच गए हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत हुआ, आओ सीखें मोनोटोनोसिटी। ठीक है, मोनोटोनोसिटी मस्त नाम है ना, मोनोटोनोसिटी। ठीक है, मतलब क्या है? इफ एनी फंक्शन इज मोनोटोनिक, इफ एनी फंक्शन इज मोनोटोनिक, अब सब वाले क्वेश्चन पॉपुलेशन वाले, शेडो वाले, वो तू बना लेना यार, सब कैसे कराता रहूं। हाँ सर, जैसे कटोर पटोर। सही है। हाँ भाई, अगर कोई फंक्शन देखो, इफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ध्यान से सुनना, इफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग or always decreasing in their domain, then it is monotonic। कोई फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक means it is increasing or decreasing in entire domain। कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है अपने पूरे डोमेन में, तो वो मोनोटोनिक होता है। नॉन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन इंटायर डोमेन
then it is non-monotonic. ठीक है, हाँ, like log x, e की पावर x, दे आर मोनोटोनिक फंक्शन. ठीक है, और नॉन मोनोटोनिक लाइक साइन x, जितने पीरियोडिक फंक्शन है वो. ठीक है, tan x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, साइन एक्स, कोसेक, सेक, ये सब नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है. ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, एक्स क्यूब, दे ऑल आर मोनोटोनिक फंक्शन. मोनोटोनिक में और लिखा है, और. ठीक है, इंग्लिश वाला और, बोल के नहीं लिख के बता रहा हूं. ठीक है, तो इस तरह की बातें ना पूछें कि दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक ही, इसका मतलब दोनों में से कोई एक ही होता है कि या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. तुम लोगों को क्या हो गया, मतलब या तो तुम लोगों ने कुछ खा के बैठे हो फालतू की चीजें. ठीक है, जिससे तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा. तुमने नशा वत्ता कर लिया है, भंग की गोली चबा ली है, या पता नहीं क्या कर लिया तुमने. ऐसी टुच्चे टुच्चे से कंसेप्ट पूछ रहे हो. फील ही नहीं आ रहा कि मतलब मैं किसी ड्रॉपर बैच में पढ़ा रहा हूं. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड इज डिफरेंट. ठीक है, मैं समझाऊंगा. ठीक है, मैं समझाता हूं. अब क्या है, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट. अब हम किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं. tan x इज मोनोटोनिक फंक्शन. tan x एक मोनोटोनिक फंक्शन है इन इंटायर डोमेन, पूरे डोमेन में. ठीक है, वो हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग है. ठीक है, बस चालू हो गए, सब चालू हो गए. ठीक है, अच्छा, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट. सबसे पहले किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर सर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव कहेंगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये हमने पढ़ लिया है पहले. dy बाई डी एक्स निगेटिव कहेंगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है. लेकिन dy बाई डी एक्स तो सर आपने बताया था कि dy बाई डी एक्स तो तब होता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. अब कहीं अगर शार्प कॉर्नर आ रहा है तो क्या वो मोनोटोनिक होगा? अगर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वो मोनोटोनिक होगा. तो डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल एक पॉइंट पे होगा. मैं रिपीट करता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी या डिसकंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे होती है. तो पॉइंट की मोनोटोनिसिटी के बारे में पहले बात करते हैं. ये एओडी का ही नया कंसेप्ट, नया चैप्टर है. एओडी में 3 मेन चैप्टर हैं, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, और हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर मोनोटोनिसिटी के बारे में. कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक होता है या नॉन मोनोटोनिक होता है. अगर वो फंक्शन मोनोटोनिक है इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है अपने डोमेन में. ठीक है, अच्छा, ओके, ये ई चलो मैं व्हाइट से ही लिखता हूं जिससे याद रहेगी कि मैंने गलती की. ठीक है, हाँ, मैं गलतियां करता रहता हूं. ठीक है, अब अगर किसी पॉइंट पे हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ना हो तो वो नॉन मोनोटोनिक होता है. ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन चल रही है सो इट इज नॉन मोनोटोनिक. तो वो पहले हम किसी पॉइंट पे बात करते हैं, किसी पॉइंट पे फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं कैसे देखेंगे. तो मैं काफी सारे ग्राफ बनाता हूं. ठीक है, जो ग्राफ बनाते हैं लाइक मेरे साथ ही आप लोग भी बना लें, ग्राफ बना लें, जिससे कि समझना इजी हो जाएगा. हम एट अ पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो मैं कुछ कर्व बना रहा हूं जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं कि कैसे चेक करेंगे.
ये मैंने कुछ डायग्राम बना लिए हैं जिसमें अपन, ये मैं नंबर भी डाल देता हूं, ठीक है। अब अपन चेक करने वाले हैं, तो पहले आप डायग्राम बना लें सभी लोग, जिससे कि अपन चेक कर पाए कि किसमें किसी पॉइंट पे मोनोटोनिक होने के लिए क्या चाहिए। मतलब अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्या वो मोनोटोनिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नहीं, कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस भी है लेकिन उसके डोमेन में वो पॉइंट आ रहा है, तो किसी पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूअस होने के बावजूद इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। तो किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन को डिक्रीज या इंक्रीज होने के लिए उसको कंटिन्यूअस या डिफरेंशियल होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बस उसका डोमेन में होना जरूरी है उस पॉइंट का, ठीक है। स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिक में क्या डिफरेंस है सब बताऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहा है? अभी जो समझा रहा हूं उसे ढंग से पढ़ेगा नहीं, फालतू की चार बातें, फालतू की बातें और करेगा। जिसमें तुम गलतियां करते हो इसलिए तुम बैठे क्यों हो? क्योंकि तुमसे गलतियां होती हैं, तुम्हें चीजें क्लियर नहीं है, तो क्लियर करने का काम कर रहा हूं। तो अभी ए पूछे, ए बता रहा हूं तो सी पूछेगा, फिर ये ए निकल जाएगा, फिर कहेगा ए समझ में नहीं आया। ये ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। केवल उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल नहीं देख रहे हैं, केवल पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के शुरुआत, फर्स्ट प्रॉब्लम, पॉइंट के लेफ्ट में चलते हैं। इस पॉइंट के लेफ्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट में वैल्यू यहां पर थी, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे आए तो वैल्यू यहां पर आ गई, फिर इसके राइट में गए तो वैल्यू यहां पर आ गई। तो वैल्यू क्या हुई? लेफ्ट से राइट में देखो, लेफ्ट से राइट में जाने पर वैल्यू क्या हो रही है? कम होके बढ़ रही है। पहले वैल्यू ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। मतलब ये क्या है? नॉन मोनोटोनिक। x इक्वल टू ए पर ये नॉन मोनोटोनिक है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में वैल्यू ज्यादा थी, एग्जैक्टली ए पर कम हो गई उससे, और उससे आगे गए तो बढ़ गई। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू कम होके फिर बढ़ रही है। इसका मतलब पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई। मतलब फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज हो गया। मतलब फंक्शन क्या है? डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब नॉन मोनोटोनिक है, ठीक है। देन इसको देखो, सेकंड वाला, ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में अगर हम देख रहे हैं तो वैल्यू ये है, ठीक है। एग्जैक्टली ए पर ये है, और राइट में आ रहे हैं तो ये है। तो आपको देखिएगा लगातार वैल्यू क्या हो रही है? लेफ्ट से राइट ए की वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू लगातार कम हो रही है। तो ए पर वैल्यू ए पर फंक्शन क्या है? मोनोटोनिक है। आप ओवरऑल मत देखो, ओवरऑल फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल फंक्शन नॉन मोनोटोनिक हो सकता है, लेकिन किसी पॉइंट पे वो मोनोटोनिक हो सकता है। अभी हम पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 वाला मोनोटोनिक होगा, ए पर मोनोटोनिक होगा। तुम लोग समझना, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स एक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीज होके डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइन एक्स एक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, लेकिन आप पाई बाय 4 पे चेक करो। साइन एक्स को अगर हम पाई बाय 4 पे चेक करें, साइन एक्स ऐसा चल रहा है, पाई बाय 4 यहां पर होगा। पाई बाय 4 के लेफ्ट से राइट में जाने पर वैल्यू लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो पाई बाय 4 पे फंक्शन क्या है? मोनोटोनिक है, भले ही वो ओवरऑल जो है वो नॉन मोनोटोनिक हो, ठीक है। क्या रिप्लाई नहीं दिया ऋतिक? अब मैं ये समझा लूं कि तेरी टाइप का रिप्लाई दूं, ठीक है। तू तू भी तो रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है। ऋतिक तू रिप्लाई दे, थर्ड वाला, मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक। हाँ, फंडा क्लियर है, बढ़िया।
बहुत बढ़िया, शाबाश। लेफ्ट में गए, वैल्यू क्या थी, ये थी एग्जैक्टली ए पर, कम हो गई, और राइट में आने पे और कम हो गई। वैल्यू लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है, बिल्कुल ये मोनोटोनिक है, ठीक है। थर्ड वाला जो है वो मोनोटोनिक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, फोर्थ वाला सोचें, बहुत बढ़िया। फोर्थ बताओ। ठीक है, फोर्थ वाले में लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू क्या है, यहां पर थी एग्जैक्टली ए पे, यहां पर है, और राइट में जाएंगे तो यहां पर है। क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, कम से ज्यादा हो गया और ज्यादा से फिर कम हो गया, मतलब फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, बिल्कुल एकदम सही, इट इज नॉन मोनोटोनिक। 5 वाला सोचो, बिल्कुल। 5th वाला बताएं। कोई बात नहीं, फिफ्थ नॉन मोनोटोनिक आ रहा है, देखते हैं। 5th के लेफ्ट में गए, वैल्यू थी यहां पर, ठीक है, एग्जैक्टली 5th पे, ए पर यहां पर, और ए के राइट में यहां पर। वैल्यू लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। हाँ, वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रही है, वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रही है, तो ए पर, ए पर 5 वाला क्या होगा, मोनोटोनिक होगा। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, 6 वाला बताओ। सिक्स वाला मोनोटोनिक होगा, बिल्कुल। लेफ्ट में वैल्यू ये थी एग्जैक्टली ए पर, ये है, उसके राइट में ये है। लगातार वैल्यू क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बिल्कुल। 5 वाला भी क्या होगा, मोनोटोनिक। तब सॉरी, 6 वाला मोनोटोनिक, ठीक है। 7th वाला, अरे बहुत बढ़िया। सेवन वाला होगा नॉट डिफाइन। क्यों, मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था, मैंने लिखा था, नहीं वो नॉन मोनोटोनिक भी नहीं होगा, वो मोनोटोनिक भी नहीं होगा, वो नॉट डिफाइन होगा। वाई नॉट डिफाइन, क्योंकि हमने बात की थी कि मोनोटोनिसिटी हमेशा डोमेन में देखी जाती है, ठीक है। तो ए पर वैल्यू ही नहीं मिल रही, ए खाली पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, हम कह ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ए जो है वो डोमेन का पार्ट नहीं है। तो अगर कोई चीज डोमेन का पार्ट नहीं है तो उस वैल्यू को बोलेंगे कुछ ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इंटरवल की या डोमेन की, ठीक है, जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात जब भी की जाएगी डोमेन के अंदर ही की जाएगी। तो अगर कोई वैल्यू है जो मोनोटोनिक नहीं है, कोई फंक्शन है जिस पॉइंट पे आप पूछ रहे हैं मोनोटोनिक, वो पॉइंट, वो एक्स की वैल्यू उसके डोमेन में ही लाई नहीं कर रही, ठीक है, उस केस में अपन मोनोटोनिसिटी वहां पे नहीं बोल सकते, ठीक है, बिल्कुल। 5वां वाला कैसे मोनोटोनिक हुआ, देख, ए के लेफ्ट में वैल्यू जो थी, फिर ए के राइट, ए पर वैल्यू और कम हुई, ए के राइट में और कम हो गई, लगातार वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ए पर फंक्शन मोनोटोनिक है। सेकंड वाले में ए के लेफ्ट में वैल्यू ज्यादा थी, ए पर कम हुई और ए के राइट में और कम हो गई, तो लगातार वैल्यू कम हो रही है, इसलिए फंक्शन मोनोटोनिक है। वो पूरा फंक्शन मत देख, केवल ए पॉइंट पे देख, ए पर फंक्शन, ठीक है, किसी पॉइंट पे फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 5th वाला भी मैंने समझा दिया है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल, ठीक है। हर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, हम बोल ही नहीं पाए, हम कुछ नहीं बोलते, हमेशा डोमेन पे ही बात होती है, ठीक है। हाँ, इतनी ये बहुत बेसिक बातें हैं और इसी पे ही एडवांस में क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अपन बात करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं मोनोटोनिसिटी इन द इंटरवल। तो इंटरवल का वही केस है बच्चों, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, इफ dy by dx greater or equal to 0 or dy by dx less or equal to 0 in entire domain, then function is monotonic increasing or monotonic decreasing respectively, ठीक है। and if dy by dx greater or equal to 0 and dy by dx less or equal to 0 both in entire domain, then function is non-monotonic। अगर आपसे किसी इंटरवल में बोल रहा है या आपसे डोमेन में बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, dy by dx निकालते हैं। ठीक है, नहीं, अगर कभी भी कोई फंक्शन होगा जिसपे कोई फंक्शन अगर शार्प कॉर्नर दे रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल है या शार्प कॉर्नर दे रहा है, तो उस केस में हम, या वो डिसकंटिन्यूअस है लेकिन उस पॉइंट पर हमें फंक्शन का डोमेन में वो पॉइंट आ रहा है लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन शार्प कॉर्नर दे रहा है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है या डिसकंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे हम पॉइंट के थ्रू जाते हैं और अदरवाइज हम पूरे डोमेन में जब बात करते हैं और dy by dx के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहली बात सब लोग ध्यान से सुनना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है dy by dx ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी होल्ड नहीं कराते, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है dy by dx लेस देन 0, इक्वलिटी होल्ड नहीं कराते, ठीक है। अब जरा सुनना, क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें तो क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, बस एक आखिरी एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आप समझ जाए, एक फ्लो बन जाए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन बात कर पाएंगे इसके आगे, ठीक है। तो अगर अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको कोई फंक्शन देगा, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनिएगा, आज 3 डीपीपी नहीं आएंगे, मोनोटोनिसिटी की डीपीपी आज नहीं आएगी, इसलिए मैं एक क्वेश्चन यहां पे ही करा दे रहा हूं, ठीक है। आज टेंजेंट नॉर्मल की डीपीपी आएगी। तो अगर आपको कोई फंक्शन देगा और कहेगा कि भाई वो इंटरवल निकालो जिसपे डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, आपसे ये पूछेगा नहीं, ठीक है, आप अपने आप निकालने लगोगे कि फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है। आपसे ये नहीं पूछता जनरली कि वो मोनोटोनिक है या नहीं है, आपसे पूछता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग एंड फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज डिक्रीजिंग। तो हमें क्या करना है, 0 पर भी फंक्शन मोनोटोनिक होता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जो जिस तरह से पढ़ा रहा हूं, जिस तरह से समझा रहा हूं, उसी तरह से समझ के चल, जिससे कि हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो जो अभी पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे। मैं तुझे बता रहा हूं कि फंक्शन में पूछेगा कि कहां कहां पर ये इंक्रीजिंग है, कहां कहां पर ये डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल निकालो। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले डोमेन निकालना उसकी, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डोमेन में देखा जाता है। फंक्शन की पहले डोमेन निकालेंगे, डोमेन निकालने के बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके
अपने मन से अगर हम इंक्रीजिंग का लेना चाह रहे हैं तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इक्वलिटी का साइन नहीं लेंगे, ठीक है। जब भी कभी आपसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल में पूछा जाता है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है, तो उसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं कराई जाती, उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही देखा जाता है। ऐसा मैं नहीं करता, ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसा होता है वैसा बता रहा हूं। जब आपसे कहेगा कि फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीजिंग का इंटरवल बताओ और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताओ, तो आपको डेरिवेटिव करना है और ग्रेटर देन का साइन लगा के एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। और क्योंकि आप पहले डोमेन निकाल के रखे होगे, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसकी डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और रिमेनिंग में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे प्रॉब्लम है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है किस इंटरवल में, हमें आपको ये बताना है किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। तो क्या करें, सबसे पहले डोमेन निकालो। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन आर, एक्सपोनेंशियल इसका डोमेन भी आर होता है, दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, आर होगा। तो डोमेन आ रहा है ऑल रियल, ठीक है। तो अब मैंने डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, तो ये हो गया 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, फिर एक्स स्क्वायर सेम, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। तो थोड़ा सा इसे फैक्टराइज वगैरह करके सिंप्लीफाई करके लिख लें, बेटर रहता है, गलतियां नहीं होती। 2 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ऐसा आ गया। अब मैंने लिया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब मैं कौन सा केस निकाल रहा हूं, इंक्रीजिंग का। ध्यान रखना ये बाद में लेस देन हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो क्या है, इंक्रीजिंग का केस निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसी के एग्जांपल के जरिए। हमने पहले डोमेन निकालेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लिया, मतलब इंक्रीजिंग के लिए निकाल रहे हैं केस। तो एफ डैश एक्स था x इंटू 2 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ई की पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, डिवाइड करके हटा दो इसे। जो क्वांटिटी मेथड ऑफ इंटरवल लगा रहे हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव होती है उसे हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। इंटरवल ले लें, मेथड ऑफ इंटरवल 0 हो रहा है 0 और 2 पे, प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन है मतलब माइनस, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है। कहां इंक्रीजिंग आ रहा है, x की वैल्यू 0 से 2, 0 से 2 और डोमेन क्या थी, ऑल रियल, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा। तो यहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो रिमेनिंग पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। रिमेनिंग इंटरवल क्या बचा, उसमें अगर हम लेस देन का साइन लेते हैं तो इसका उल्टा ग्रेटर देन का साइन आता है यहां पर। तो x बिलोंग्स टू होता माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यू वांट टू फाइंड द इंटरवल इन विच इक्वलिटी का साइन नहीं लेते हैं। उसे कब लेते हैं वो सिखाऊंगा, पहले जो सिखा रहा हूं उसको लेके चलें। 0 से 2 पे इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज डिक्रीजिंग होगा। बिल्कुल सही है बच्चों, शाबाश, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां से फिर और क्वेश्चन करेंगे। इसके काफी सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, सारी वैरायटी के क्वेश्चन अपन करेंगे और फिर अपन सीखेंगे कि इक्वलिटी कहां लगानी है और कहां नहीं लगानी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, जय श्री राम, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।